सबको जोहार। तो साथी आज फिर मन कर रहा है कुछ आपसे बात करें। ऐसे देर रात हो गई है, 10 बजने जा रहा है, लेकिन कुछ बातें उमड़ घुमड़ रही हैं मन में और लगता है कि आपसे शेयर करेंगे तभी मन को शांति मिलेगी। उसके बाद आप लोगों के सामने रख देंगे बात और मुक्त हो जाएंगे। आज मन हो रहा है गुरु जी के बारे में कुछ बात करें। गुरु जी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वोच्च नेता और जिनको झारखंडी जनता, आदिवासी जनता ही नहीं, झारखंडी जनता दिसोम गुरु के नाम से जानती है। दरअसल कल उनका जन्मदिन था और हम करीबन 15 बरस बाद उनसे मिलने गए। एक जमाना था, एक लंबा दौर था जब लगातार उनसे मिलना जुलना होता था। पेशा ही वो था, पत्रकार थे, बोकारो में रहते थे और गुरुजी भी वहाँ रहते थे। उस समय तक, जब तक कि झारखंड अलग राज्य नहीं बन गया और उसके बाद के कुछ वर्षों तक भी गुरुजी का ज़्यादा समय झारखंड में बंधा था और वहाँ हम प्रभात खबर के प्रभारी थे, ऑफिस के कार्यालय प्रभारी। तो उनसे संपर्क होता ही रहता था, बातचीत होती ही रहती थी। उस बातचीत का लाभ उठाकर, उनसे परिचय का लाभ उठाकर उनके जीवन पर और धनकटनी आंदोलन पर केंद्रित उपन्यास समर शेष है भी लिखे। बाद में रेड जोन भी लिखे, जो दोनों उपन्यास को यदि मिला दिया जाए तो लगभग 50 वर्ष का इतिहास है झारखंड के राजनीति का। और एक छोटा सा उपन्यास मिशन झारखंड, जो महज 15 दिन की कहानी है, यानी 2005 के चुनाव, जिसमें हरिनारायण राय और एनओ सिक्का को अपने साथ जबड़िया करके भाजपा ने गुरुजी को महज 10-12 दिन के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था। और इत्तेफाक कुछ ऐसा रहा कि उसके कुछ दिन बाद ही हम भी हमेशा के लिए मुख्य धारा के अखबार को छोड़ दिए। उस समय हम प्रभात खबर में पॉलिटिकल डेस्क के प्रभारी थे। अमरकांत जो भी हैं बड़े पत्रकार, राजेश, वो हमारे सहयोगी हुआ करते थे और हम लोग मिलकर झारखंड की राजनीति को देखते और संभाल रहे थे। जो हरिवंश जी से खटपट हुआ कुछ, और उसके बाद हम मुख्यधारा के अखबार को हमेशा के लिए छोड़ दिए। उसके बाद एक वही गुरुजी के सत्ता में आने और जाने 10 दिन के अंतराल पर की घटना को केंद्र बना के एक और उपन्यास लिखे थे, मिशन झारखंड। तो साथ ही गुरुजी से तो एक लंबा संपर्क रहा, लेकिन इतना समझदारी और समझ था कि मुख्यधारा के अखबार में हम यानी पत्रकारिता में नहीं है। तो फिर कोई कम से कम उस तरह वो रिश्ता वो नेताओं से, उसमें कोई खास मेरी दिलचस्पी नहीं रह गई।
गुरुजी से की बात और थे, वो तो मेरे 3 उपन्यासों के नायक हैं केंद्रीय भूमिका में। तो पूरे 15 बरस के बाद कल हम गए गुरुजी से मिलने। वो भी कुछ और लोग भी साथ हो गए, उनका कहना था कि चलिए जा रहे हैं आज उनसे मिलने, तो आप भी चलिए। चले गए साहब, मिले भी गुरुजी को, लेकिन धक्का लगा कि गुरुजी में एक याद दिलाने पर एक हल्की सी छीनी रेखा पुराने परिचय की उभरी और विलुप्त हो गई। गुरुजी लगभग लगता है विस्मृत हो चुके हैं, उन्हें पुरानी बात अब याद नहीं। और वहाँ से लौटने के बाद से लगातार मेरे मन में, जेहन में ये मथता रहा कि आखिरकार गुरुजी की ये स्थिति क्यों हो गई। 81 वर्ष, 81 वर्ष गुरुजी का हुआ। हाँ, 81 वर्ष भी कम नहीं होता है, लेकिन तो भी बहुत सारे नेता 81 वर्ष में राजनीति में पूरी तरह सक्रिय रहे और चैतन्य भी रहे, माने मन मस्तिष्क से दुरुस्त। लेकिन गुरुजी की ये स्थिति क्यों हो गई, ये मेरी चिंता का विषय रहा, हो गया। और बहुत सी बातें जहन में नया पुराना उठने लगा। मुझे हमको लगता है कि एक तो गुरुजी का अपना जो आंदोलन था, यानी सोबरन माझी की हत्या के बाद का उनका वो संघर्षपूर्ण जीवन, फिर धनकटनी आंदोलन का लंबा जंगल जंगल भटकना, पुलिस से छुपना, सब तरह का जो संघर्ष रहा, वो तो तनावपूर्ण और संघर्षपूर्ण था ही। लेकिन उसके बाद गुरुजी के जीवन में जो और परिवर्तन हुआ, यानी संसदीय राजनीति में वो जो गए, उसके बाद का भी जीवन उनका कम संघर्षपूर्ण नहीं रहा है। और उनके साथ सबसे बड़ी त्रासदी ये हुई है मेरी समझ से कि उनके संघर्ष के तमाम साथी धीरे धीरे पीछे छूटते चले गए। आज गुरुजी भीड़ में अकेले दिखाई देते हैं। पिछले कुछ वर्षों से 2 व्यक्ति उनके करीब दिखाई देते हैं ज़्यादातर। 7 वर्ष पहले का एक आज फेसबुक पर देखे कि हाँ, वही जन्मोत्सव गुरुजी का मनाया जा रहा था, वही विनोद पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य। अब सुप्रियो भट्टाचार्य का झारखंड मुक्ति मोर्चा से कोई पुराना रिश्ता रहा नहीं, वो तो फॉरवर्ड ब्लॉक में थे, वहाँ से आए। वो कितना गुरुजी के उस पुराने दिनों के इतिहास को या उससे रागात्मक संबंध उनका रहा होगा। ये विनोद पांडे तो कम उम्र के हैं। हमको याद है कि कभी कभार बोकारो से रांची हम आते थे, गुरुजी के साथ 1-2 बार आए थे उनके काफिले के साथ और उनके साथ, जब गुरुजी यहाँ स्थायी रूप से नहीं रहते थे, लेकिन आए थे। तो उस समय विनोद पांडे को यहाँ हम देखा करते थे। तो ये बात तो है ही कि विनोद पांडे उस समय भी थे और अभी भी हैं, एक लंबा अरसा से। लेकिन जो गुरुजी के अपने संगी साथी थे संघर्ष के, अब वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। बात वहाँ से शुरू करते हैं कि जहाँ जैसे धनकटनी आंदोलन या एके राय, विनोद बिहारी महतो और गुरुजी ने मिलकर जो
धनकटनी आंदोलन और महाजनी शोषण के खिलाफ संघर्ष चलाया था। उस आंदोलन के बाद वहाँ से जब गुरुजी शिफ्ट किए, क्यों शिफ्ट किए ये सब हम कई बार लिख चुके हैं फेसबुक पर, आप लोग पढ़े भी होंगे, उपन्यास में भी है दर्ज। लेकिन जो भी हो, जब वहाँ से मुक्त हुए संसदीय राजनीति में गए तो पहला तो झटका उसी समय लगा था, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो गरम मिजाज के लोग थे, जो व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास करते थे, जो सतत संघर्ष में विश्वास करते थे, वैसे लोग छूट गए पीछे। गुरुजी के संसदीय राजनीति में जाते ही टुंडी और उसके आसपास के इलाके में जो लोग संगठन का बागडोर संभालते थे और थे जुड़े हुए कर्मठ लोग, उसमें बहुत सारे लोग माओवादी बन गए, चले गए। और टुंडी में माओवाद पूरी तरह, टुंडी को माओवादी ने अपने गिरफ्त में ले लिया। सच पूछिए तो शिबू सोरेन के संसदीय राजनीति में जाने के बाद ही माओवाद का यहाँ फैलाव शुरू हुआ। लोग कहते हैं कि माओवादी लोग 69 में, माओवादी यानी नक्सलवादी मूवमेंट के कोख से ही निकला एक अलग विंग लेकिन था वो माओवादियों का, वो उसी समय से सक्रिय था। लेकिन यानी 67, 68, 69 के आसपास वहाँ टुंडी की पहाड़ियों में उसी समय बड़े बड़े नारे लिखे जाते थे, सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, इस तरह की बातें। संसदीय राजनीति धोखा है, इस तरह की बातें। और लोग अचरज से देखते थे कि कौन लोग लिखता है ये सब। तो लेकिन गुरुजी के द्वारा इतना सशक्त आंदोलन चला कि माओवादियों का फैलाव कुछ वर्षों के लिए रुक गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उसकी वजह से माओवादियों का जो फैलाव शुरू होने लगा था वो रुक गया कुछ वर्षों के लिए। और गुरुजी जैसे संसदीय राजनीति में गए तो वो फिर फैलाव, माओवादी फैल गए पूरे झारखंड को अपने ग्रिप में ले लिए। अधिकांश जिले माओवाद के प्रभाव में चले गए। तो लेकिन शुरुआती दौर में जो माओवादियों के कार्यकर्ता बने, कैडर बने, उसमें बहुत सारे वो लोग थे जो धनकटनी आंदोलन के योद्धा थे। वैसे 2 लोगों के बारे में पक्का जानकारी रहा है लोगों को जो इस क्षेत्र में दिलचस्पी रखते हैं, रावण मुर्मू और रतिलाल महतो, एक कुर्मी और एक आदिवासी। खैर, तो एक बड़ी जमात, एक या बड़ी जमात नहीं कही तो एक छोटा हिस्सा या बड़ा ही हिस्सा हमारे हिसाब से झामुओं का चला गया माओवादियों के गिरफ्त में, उनका कैडर बन गया। गुरुजी टुंडी में सभा किया करते थे, संसदीय राजनीति में जाने के बाद ही वहाँ जाते थे अक्सर। लेकिन धीरे धीरे उनकी सभा वहाँ जो खुले बैठक हुआ करती थी वो बंद हो गई। माओवादियों ने पूछना शुरू कर दिया कि आप तो कहते थे लड़के लेंगे झारखंड, अब आप कहते हैं कि या चोट से लेंगे झारखंड, अब कहते हैं वोट से लेंगे, ये परिवर्तन क्यों हुआ?
लेकिन उसके बाद गुरुजी जब संथाल पढ़ना चले गए तो वहाँ भी जो साथी संगी बने उनके शुरुआती दौर के, स्टीफन मरांडी हो, साइमन मरांडी हो, हेमलाल मुर्मू हो, इस तरह के जो लोग थे वहाँ, जिनके साथ मिलकर संथाल परगना में एक आंदोलन फैला और राजनीति भी मजबूत हुई। उस राजनीति में भी जब संसदीय राजनीति में गए तो वहाँ तमाम जो नेता थे जो कभी इनके एकदम करीबी थे, आप सबको पता है कि उनमें से ज़्यादातर लोगों ने पार्टी बदली, झामुमो से अलग हुए, वापस हुए, कई बार इस तरह का हुआ पुराने साथियों में। स्टीफन मरांडी के बारे में सुने होंगे। स्टीफन मरांडी अभी झामुमो में हैं, लेकिन 2005 के इलेक्शन में, शायद 2005 के इलेक्शन में के पहले स्टीफन मरांडी राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन वो चुनाव लड़ना चाहते थे विधानसभा का, और वहाँ पर गुरुजी ने हेमंत सोरेन को खड़ा किया था। इसके कारण पार्टी में पूरा विद्रोह हो गया, विद्रोह हुआ था और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 2005 के इलेक्शन में संथाल परगना में गुरुजी बहुत सारी सीटों पर हार गए थे, जिसके कारण सरकार बनाते बनाते वो रह गए उस बार। तो मैंने संसदीय राजनीति में जाने के बाद जो साथी संगी थे उनमें भी बहुत तरह का राजनीतिक राग द्वेष पैदा हुआ। वो पहले जैसा एकदम ये नहीं रहा। विनोद बिहारी महतो से भी हरे के राय, ये तीनों मिलकर ही, तो वहाँ भी विवाद था, विवाद शुरू हुआ था इसी सवाल पर, संसदीय राजनीति को लेकर। एक राय चाहते थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और छत्तीसगढ़ की जो छत्तीसगढ़ संघर्ष मोर्चा है, जिस शंकर गुआ नियोगी जिसके नेता थे, तो वो मानते थे कि ये दोनों जन संगठन के रूप में रहे, पॉलिटिकल पार्टी रहे, वही उनका राजनीतिक दल है, मार्क्सवादी समन्वय समिति जिसको कहते हैं सर, यानी जो जिसका विलय माले में भी हाल में हुआ है। लेकिन गुरुजी को ये माने नहीं था। विनोद बिहारी महतो को भी लगता था कि नहीं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी, तो इसलिए वहाँ से एक राय से भी थोड़ा सा विरोध शुरू हुआ। और जिसका जो ज्वलंत उदाहरण ये था कि टुंडी से जब विधानसभा का चुनाव गुरुजी लड़े, तो उसी आंदोलन के एक दूसरे साथी शक्तिनाथ महतो को भी एक राय ने वहाँ से खड़ा कर दिया। ये दोनों हार गए और वहाँ से सत्यनारायण दुधानी, कोयलांचल में पहली बार भाजपा का, माने उस समय जनसंघ शायद था, का दिया जल उठा, और उसके बाद से ही फाइनली वो चले गए, सोच लिए कि अब यहाँ राजनीति नहीं करनी है, संथाल परगना शिफ्ट कर की तरफ चले गए गुरुजी। वहाँ पर एक बात और है कि एक राय से शिबू सोरेन के रिश्तों को कमजोर करने में एक अहम भूमिका ज्ञान रंजन की भी रही, कांग्रेस के जो एक दिग्गज नेता थे, सूरज मंडल उन्हीं के शागिर्द थे या सिपा सलार थे, जो कहिए यूथ कांग्रेस में थे या क्या थे।
ज्ञानरंजन सिंह का रिश्ता कैसे बना ये भी अपने आप में अजीब है। उसके बारे में कहा जाता है कि गुरुजी जिस स्कूल में पढ़ते थे गोला में, उसके हेडमास्टर ज्ञानरंजन के फूफा जी हुआ करते थे। तो जब पढ़ते थे उसी ज़माने में, जब उनके पिता आते थे जाते थे कॉलेज में, ये तो छात्रावास में रहते थे, तो ज्ञानरंजन भी वहाँ आते थे। उस समय वो भी यूथ ही रहे होंगे, छात्र ही रहे होंगे कहीं, और उसी समय से इन लोगों का रिश्ता था, परिचय था। और ज्ञानरंजन ने अपनी राजनीति के लिए उस रिश्ते का खूब उपयोग किया। ज्ञानरंजन क्षेत्रीय कांग्रेस के अपने ज़माने में शीर्ष नेता थे, लेकिन उनकी पूंजी शिबू सोरेन ही थी। यानी शिबू सोरेन के साथ उनकी दोस्ती, या ये भरोसा वो देते थे इंदिरा गांधी को या कांग्रेस के और शीर्ष नेताओं को कि वो झामुमो को अपने हिसाब से, माने अपने राजनीति के अनुकूल कांग्रेस के साथ का विरोधी न बने, ऐसा लेके चलेंगे। ज्ञानरंजन जब रांची में चुनाव लड़ रहे थे तो शिबू सोरेन ने उनका प्रचार भी किया था, लोगों को याद होगा ये सब बातें। तो कई लोग मानते हैं कि सूरजमंडल को झामुमो में प्लांट किया गया बजाते, और इन लोगों ने एक राय से रिश्ता, जिसको लाल हरा झंडे की मैत्री के रूप में लोग जानते थे, जो जानते हैं इतिहास में, तो वो तोड़ने में अहम भूमिका उनकी भी रही। उन लोगों ने कहा कि कम्युनिस्ट लोग आपको कभी पनपने नहीं देगा, इसलिए छोड़िए इनका साथ। और शिबू सोरेन का टटका अनुभव भी हुआ जो खूंटी के चुनाव, वहाँ टुंडी के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, इमरजेंसी के बाद जो हुआ था। तो उसके बाद गुरुजी चले गए संथाल परगना में जाने के बाद तो बताया ही कि क्या क्या हुआ। बाद में भी सूरजमंडल को लेकर बहुत पार्टी में रहा विवाद, और उनके कारण ही पार्टी में बहुत उथल पुथल रहा। ये था उसके लड़ाई के मूल में ये था कि गुरुजी तो सर्वोच्च नेता थे, उनके नायकत्व को कोई चुनौती देने वाला नहीं था वहाँ, लेकिन नंबर 2 पर कौन होगा। और इसके लिए जो कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने झामुमो से रिश्ता तोड़ दिया, अपना तोड़ा। जैसे सूरज सिंह बेसरा एक नामी हैं, गुरुजी खड़ा किए थे उनको छात्र नेता के रूप में, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का के छात्र विंग के वो रहेंगे, सर्वे सर्वा वो संभालेंगे उसको। लेकिन उनको समन्वय समिति जो बनी थी 78 में, अलग अलग राज्य को के गठन के लिए, जो बहुत सारे उसमें जो लोग प्रभावित थे उस समय, उन लोगों ने सूरज सिंह बेसरा को तोड़ा। उससे तोड़ा यह कह करके, जब टाटा में एक बैठक हो रही थी सीताराम डेरा में, तो वहाँ इन लोगों ने कहा कि समन्वय समिति में तो वही लोग रहेंगे, चाहे उस जो छात्र विंग बनेगा आजसू, तो उस ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन बनेगा, तो उसका अध्यक्ष तो वही होगा ना, जो किसी दल का ना हो। तो बेसरा झट से झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया और अध्यक्ष बन गया। और एक तरह से उनका झामुमो से रिश्ता टूट गया। वो
बाद में शिबू शंकर प्रबल आलोचक बन गए। निर्मल महतो की हत्या के बाद इन लोगों ने ऐसा बहस चलाया कि उसके लिए जिम्मेदार झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग ही हैं। उन्होंने ये भी प्रचारित किया कि अलग झारखंड के आंदोलन में एक नारा बनाया गया था, वो ये नो झारखंड नो इलेक्शन। लेकिन और कहा यह गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इसलिए समन्वय समिति में नहीं शामिल है या वो सत्ता लोलुप है, वो चुनाव लड़ना चाहती है, इसलिए। तो इस तरह से बहस चला गया कि तो दूरी बढ़ गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा लग रही। और ये देखिए मज़ेदार बात कि बाद में सारे लोग चुनाव लड़े। संतोष राणा गुट के लोग भी चुनाव लड़े, सूरज सिंह बेसरा खुद अपने चुनाव लड़े, सारे लोग चुनाव में भाग लिए। लेकिन विलेन बना दिया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा को और गुरु जी को। तो मैंने गुरु जी जिसके साथ भी रहे वही लोग उनसे वो मैंने राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उनके खिलाफ खड़े होते गए हुए, उनके आलोचक बन गए, उनके दुश्मन बन गए। उसके बाद भी आगे आप और भी देखेंगे, सूरज सिंह ये शैलेंद्र महतो थे पार्टी में, बहुत करीबी गुरुजी से। ये लोग भी युवा थे, जमशेदपुर के नेता थे। जमशेदपुर में दंगा हुआ था तो कांग्रेस, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुसलमानों के को बचाया था वहाँ, और इसका परिणाम भी मिला था कि शैलेंद्र महतो वहाँ से सांसद बने। लेकिन वो शैलेंद्र महतो ने भी साथ छोड़ दिया। साथ कैसे छोड़ा? तो नरसिंह राव सरकार के विश्वास मत पर इन्होंने सपोर्ट तो खुलेआम, सूरजमंडल का बहुत बड़ा भाषण है उस समय का, सुन लीजिए। सपोर्ट किया और इस शर्त पर किया कि आप हमको परिषद दीजिए या अलग राज्य दीजिए या केंद्र शासित प्रदेश बनाइए झारखंड को, क्योंकि यहाँ भयंकर लूट है बिहार के लोगों के द्वारा, बिहारियों के द्वारा। यहाँ बिहार के साथ रह के इसका विकास संभव नहीं है। और उन लोगों ने काउंसिल दिया, लेकिन कहा गया कि इन लोगों ने रिश्वत लिया है। सारे सांसदों ने, 6 सांसद थे उस समय। तो साथ ही उसमें शैलेंद्र महतो सरकारी गवाह बन गए। भाजपा ने फोड़ लिया। कैसे फोड़ा जाता है ये अपना समझिए। उनकी पत्नी को लोकसभा का टिकट दिया, उनको मुक्त हो गए। मुक्त तो बाद में सारे लोग हो भी गए, लेकिन एक साथी खो दिया इन लोगों ने। एक शैलेंद्र महतो फिर चले गए, सूरज सिंह बेसरा चले गए। शुरुआती दौर में एक राय से मतभेद हो गया राजनीति को लेके। विनोद बाबू से टकराव भी हुआ, इसीलिए विभाजन हो गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा में। इमरजेंसी के बाद ये विनोद बाबू को लगा कि कांग्रेस झामुमो कांग्रेस के साथ मिलकर राजनीति कर रही है, चाहे उसके तरफ है झुकाव उनका, और इसलिए वो टूटन हुआ। क्योंकि विनोद बाबू भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी बना के रखना चाहते थे, और कह सकते हैं कि एक राय के प्रभाव में थे विनोद बाबू, इसलिए झामुमो का पहला विभाजन हुआ था।
इमरजेंसी के कुछ ही दिनों बाद 75-76 में है उसके बाद। लेकिन 78 में जब शक्तिनाथ महतो की हत्या हो गई कोयलांचल में, तो फिर दोनों एक बार आए, एक राय आह्वान किए कि भाई एकजुट होइए, नहीं तो सब लोग मारे जाइएगा। तो ये लोग मिल के चुनाव लड़े फिर, और राजनीति की शुरुआत हो गई इन लोगों की। 16-17 विधायक बने थे उस समय। लेकिन फिर भी बाद में फिर कुछ, तो जो विभाजन हुआ था तो उस समय भी शिबू सोरेन ने किया ये कि अध्यक्ष बना दिया निर्मल महतो को, यानी अपनी पार्टी का अध्यक्ष एक कुर्मी को, और शिबू सोरेन ने वो किया। अब विनोद बाबू ने क्या किया, कृष्णा मरांडी को बना दिया एक आदिवासी को। हालांकि इस प्रयास के बावजूद झामुमो आदिवासियों की पार्टी रही और विनोद बाबू कुर्मियों की पार्टी रही। झामुमो का वो खेमा, विभाजन इसी तरह होता रहा। तो गुरु जी के लाइफ में चाहे इस तरह के संसदीय राजनीति के आने के पहले भी संघर्षपूर्ण रहा, और संसदीय राजनीति में आने के बाद भी लगातार संघर्षपूर्ण रहा उनका स्थिति। और 2000 के सबसे बड़ा झटका तो ये था कि झारखंड अलग राज्य अंत में हुआ, बना, लेकिन सत्ता इनको नहीं सौंप दिया गया। भाजपा अपने, क्योंकि भाजपा बिहार विधानसभा में भाजपा की संख्या ज़्यादा थी, विधायकों की भी और सांसदों की भी संख्या ज़्यादा थी। उसके ठीक पहले जो चुनाव हुआ था उसमें अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में आ गए थे, और 14 का 14 सीट मिल गया था कि पता नहीं सब, इसलिए उन लोगों का अधिक बना कि नहीं, हम लोग हैं विधायक मेरे, सांसद मेरे, तो आपको क्यों दें सत्ता सौंपे। तो हुआ ये क्या कि जो अलग राज्य के लिए लड़ा, मरा, कुर्बानी दी, और भाजपा तो हमेशा उसका विरोध करती रही थी, उस संघर्ष का, अलग झारखंड राज्य के उत्तर बिहार के, माने बिहार के लोगों को, भाजपा के लोगों को मंजूर नहीं था कि बिहार का विभाजन हो जाए, और कमाऊ क्षेत्र जहाँ से लूट के, जहाँ खनिज संपदा से भरपूर इलाका है, उनके हाथ से निकल जाए, वो क्यों स्वीकार करते। तो ये हालत रहा। साथ ही आज बात को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि गुरु जी कैसे, किस तरह संघर्ष करते रहे। धनकटनी आंदोलन, महाजनी शोषण के खिलाफ का संघर्ष, और संसदीय राजनीति में आने के बाद का जो संघर्ष उनको करना पड़ा है लगातार। तो शायद धीरे धीरे जो आज गुरु जी की जो स्थिति है, जो उसकी, लेकिन यही इतनी ही वजह काफ़ी नहीं है। मूल चीज़ वही जो हम बार बार कह रहे हैं कि वो उनकी जो अपनी दुनिया थी, पुरानी दुनिया जो थी, उस दुनिया का कोई साथी अब उनके करीब नहीं है, और जो आज उनके साथ है वो जो दिखते हैं वो उनके संघर्ष के साथी नहीं थे। तो गुरु जी को कौन, कैसे, कहाँ से पुराने दिनों की स्मृति रह जाएगी, और पुराने दिनों का जो कॉकस बना है उसमें कोशिश ये होता है कि कोई उस दुनिया का लोग आए ही नहीं यहाँ, और उनसे बात करे, उनसे संवाद करे, नहीं तो गुरु जी की ये स्थिति नहीं होती। कुछ और बातों पर चर्चा करेंगे कल,
क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है, आप लोग भी उब जाइएगा सुनकर ज़्यादा। लेकिन आज जो उठा, और वो भी हम बहुत सिलसिलेवार आपको नहीं कह पाए, लेकिन आप मूल तथ्य, मूल बात समझ गए होंगे कि धनकटनी आंदोलन और महाजनी शोषण के खिलाफ जो संघर्ष था, वो तो संघर्षपूर्ण रहा ही। उसके बाद का भी उनका जीवन, संसदीय राजनीति में आने के बाद का भी जीवन उनका बहुत संघर्षपूर्ण रहा। और उसका सबसे त्रासद पहलू हुआ कि अब उनके वो धीरे धीरे अकेले होते चले गए। एक बात साहब साथी, ये नितांत मेरा अपना अनुभव है, मेरी अपनी समझ है। आप चीज़ों को किस रूप में देखेंगे, कैसे विश्लेषित करेंगे, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। जोहार साथी, फिर इस बात को आगे बढ़ाएंगे।